हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है अगेन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके साथ डिस्कस कर रहे थे उसका पार्ट 3 हम लेकर आए हैं। अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखे तो उन्हें एक बार जाकर देख लीजिएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमने वहाँ पर क्लियर किए हुए हैं। बेसिकली ये कंसेप्ट थोड़े से और बचे हुए हैं, एक लेक्चर इसका और रहेगा, देन फिर इसके बाद इसके करंट अफेयर्स जो है साइंस एंड टेक के वो यहाँ पर हम कवर करेंगे। तो यहाँ पर स्टैटिक पोर्शन कवर हमने इसलिए किया है क्योंकि स्टैटिक के साथ ही आपको करंट अटैच होकर आजकल मिल रहा है, तो इसलिए हमको स्टैटिक भी कवर करवाना यहाँ पर ज़रूरी था। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया गया है। सबसे पहले आज हम जान लेंगे कि अगर हम अर्ली सोलर सिस्टम के बारे में बात करें या कॉस्मिक कॉम्पोजिशन के बारे में बात करें तो आपको यहाँ पर एस्टेरॉइड्स के बारे में थोड़ा सा जानकारी होना ज़रूरी है। बेसिकली जो माइनर प्लैनेट्स होते हैं उनको हम एस्टेरॉइड्स या कहते हैं या फिर प्लैनेटॉइड्स कहते हैं, ये याद रखना है। सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं जो कि वो भी ऑर्बिट करती है सन के आउटसाइड में, बट वो क्या होती हैं, स्मॉलर होती है, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, प्लैनेट नहीं कंसीडर करते हैं। बेसिकली रॉकी या मेटेलिक बॉडी से बनी होती है, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे सन है ना, तो सन के आसपास ये, जैसे कि हम थोड़ा इसको बड़ा बना लेते हैं, सन है तो सन के आसपास ऑलरेडी एक सेलेस्टियल बॉडी घूम रही है जिसको हम बोल रहे हैं अर्थ, है ना। तो अर्थ सपोज इसमें रोटेट कर रही है इस तरह से, तो ये अर्थ है। और हो सकता है अर्थ के आसपास कोई एक एस्टेरॉइड इस तरह से सूरज के चक्कर लगा रहा है ना, तो ये भी कहीं ना कहीं क्या है, एस्टेरॉइड भी इसकी परिक्रमा कर रहा है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और बेसिकली अगर मैं बात करूँ एस्ट्रॉइड्स बनते कैसे हैं, तो मैंने आपको बताया था कि जैसे ही बिग बैंग थ्योरी हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था, तो बिग बैंग थ्योरी होती है और उसके बाद क्या होता है, पार्टिकल्स जो होते हैं उनका फॉर्मेशन होता जाता है और उससे मिलकर के प्लैनेट्स का निर्माण होता है। लेकिन कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं, जैसे कि आपने क्या हुआ कि बिस्किट के क्रम्स करते हैं आप, जैसे ना, या फिर आप ब्रेड तोड़ते हैं, तो बहुत बारी ऐसा होता है कि कुछ ब्रेड तो हम तोड़ लेते हैं लेकिन कुछ क्रम्स जो होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं ना, तो वही क्रम्स यहाँ पर एस्टेरॉइड कहलाते हैं, जो कि पूरी तरह से क्या होना चाहिए, जिनका फॉर्मेशन नहीं हो पाया है, वो बच गए हैं फॉर्मेशन होने से, तो उनको हम यहाँ पर एस्टेरॉइड्स कहते हैं। बेसिकली अगर एस्टेरॉइड्स की बात करूंगी तो ये आपको कहाँ देखने के लिए मिलते हैं, तो मार्स और जुपिटर, इन दोनों के बीच में आपको ये देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है। अब बहुत बार ये होगा कि जब छोटे छोटे कण हैं तो इधर उधर क्यों नहीं भाग रहे हैं, या फिर अगर छोटे छोटे कण हैं तो वो छोटे छोटे कण मिलकर एक बड़ा चीज क्यों नहीं बना ले रहे हैं। तो जुपिटर और मार्स के बीच में जब ये कर रहे हैं तो जुपिटर भी अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स से उनको खींच रहा है और मार्स भी अपने ग्रेविटेशन फोर्स से उनको खींच रहा है, तो दोनों तरफ से जब ग्रेविटेशन पुल यहाँ पर हो रहा है तो वो जो बॉडी है वो कैसी हो रही है, स्थिर कंडीशन पर आ जा रही है, तो ना वो इस साइड जा पा रही है ना इस साइड, तो यहाँ पर जो वो मिक्सअप होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है। इस वजह से वो जो भी एस्टेरॉइड्स हैं वो एज इट इज अपनी जगह पर आपको घूमते हुए नजर आ जाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पर मैंने जैसे कि बताया माइनर प्लैनेट्स को हम एस्टेरॉइड्स या डॉर्फ प्लैनेट्स कहते हैं, तो इसी के तर्ज पर यहाँ पर मैंने आपको बताया कि प्लूटो, जिसको पहले हम प्लैनेट का दर्जा देते थे लेकिन अब वो डॉर्फ प्लैनेट हो गए क्योंकि वो माइनर प्लैनेट की कैटेगरीज में आता है। ठीक है। प्लैनेट की में उसको हम कंसीडर यहाँ पर नहीं करते हैं। ठीक, बस वही बात कर दी गई है कि जो लार्जेस्ट एस्टेरॉइड्स होते हैं उनको हम डॉर्फ प्लैनेट्स बोल देते हैं। तो एस्टेरॉइड में भी एक हमने यहाँ पर बात बता दी है कि अगर एस्टेरॉइड थोड़े बड़े होंगे तो हम उनको क्या बोल देंगे, डॉर्फ प्लैनेट्स बोल देंगे। तो ये कंडीशन आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखें। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसका अगर कैटेगराइजेशन की हम बात करेंगे तो बेसिकली यहाँ पर आपको मेन बेल्ट एस्टेरॉइड्स देखने के लिए मिलते हैं, कुछ नियर अर्थ एस्टेरॉइड्स देखने के लिए मिलेंगे, कुछ ट्रोजन देखने के लिए मिलेंगे, कुछ ट्रांस नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट देखने के लिए मिलेंगे। अगर मेन बेल्ट एस्टेरॉइड्स की बात करूंगी तो ये एस्टेरॉइड बेल्ट में ही आपको देखने के लिए मिलता है। माइनर प्लैनेट जो कि एस्टेरॉइड बेल्ट में देखेंगे, और एस्टेरॉइड बेल्ट मैंने अभी आपको बताया मार्स और जुपिटर के बीच में है। फिर एक नियर अर्थ एस्टेरॉइड जो कि अर्थ के आसपास, अर्थ के क्लोज है, वो हो जाएगा। ट्रोजन इंपॉर्टेंट है, ट्रोजन के बारे में क्वेश्चन आता है। ये भी माइनर प्लैनेट्स होते हैं दैट शेयर एन ऑर्बिट विद अ लार्जर प्लैनेट सच एज जुपिटर के साथ उसी के आगे पीछे घूम रहे हैं। ठीक है ना, तो ये इनका इन पॉइंट्स पे इनके लैग्रांज पॉइंट्स कहा जाता है। आगे हम लैग्रांज पॉइंट्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। फिर डॉर्फ प्लैनेट्स मैंने आपको बताया जो माइनर प्लैनेट्स होते हैं लेकिन थोड़े से बड़े हो जाते हैं, जैसे प्लूटो हो गया, ये सारे उनको हम डॉर्फ प्लैनेट्स बोलते हैं। उसके बाद एक्सप्लोरेशन किसके तहत किया जाता है, तो स्पेस मिशन जाते हैं, जैसे कि नासा का ऑसिरिक्स REX और जापान का हायाबुसा करके ये मिशन यहाँ पर गया है इनको स्टडी करने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि एस्टेरॉइड्स की स्टडी नहीं होती, इनकी भी स्टडी की जाती है,
तो उनकी स्टडी करने के लिए अलग से मिशन भेजे जाते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। पहले यहाँ पर जैसे कि हमने एस्टेरॉइड के किस तरह से बनते हैं, तो यहाँ पर इनके टाइप्स भी आप लोगों को अगर एग्जाम में पूछ लिए जाएँ तो वो भी पता होना चाहिए। बेसिकली एक होता है इसका सी टाइप का एस्टेरॉइड आपको देखने के लिए मिल जाता है, एक आपको एस टाइप का देखने के लिए मिल जाएगा और एक आपको एम टाइप का देखने के लिए मिल जाता है। जो सी टाइप होता है इसमें आपको कार्बन की मात्रा कार्बोनेशियस बहुत होगा, ये कार्बन की मात्रा देखने के लिए ज़्यादा मिलेगी। बेसिकली ये 75% देखने के लिए मिलते हैं। एस टाइप के जो होते हैं उसमें सिलिकेट आपको देखने के लिए मिलता है, सिलिकेट मटेरियल ये 17% होते हैं। बाकी बचे हुए जो एम टाइप रहते हैं इसमें बहुत रेयर मेटल्स जैसे कि प्लेटिनम के बने होते हैं, ये आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो इनके टाइप थोड़े से ध्यान रखिएगा, ये इस बार चर्चा में थे तो हो सकता है इससे क्वेश्चन आने की संभावना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपको बता दिया है और यहाँ पर कौन कौन से मिशंस भेजे गए हैं ये भी हमने बता दिया है। ठीक है, ये देख लीजिए। अब यहाँ पर थोड़ा सा लैग्रांज पॉइंट के बारे में डिस्कस किया गया है कि बेसिकली लैग्रांज पॉइंट्स होते क्या हैं। अब ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपको पता है हमारा आदित्य L1 मिशन जो है वो यहाँ से भेजा गया है। अब यहाँ पर जो L1 है ये इस लैग्रांज पॉइंट को शो कर रहा है, ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये सन है, तो सन और ये देख लीजिए ये हम मान सकते हैं पृथ्वी है, तो सन और पृथ्वी के बीच में एक पॉइंट ऐसा जहां पर गुरुत्वाकर्षण दोनों का उस पॉइंट को स्थिर कर देता है। जैसे कि मैंने अभी आपको एस्टेरॉइड के केस में बताया था कि दोनों के ग्रेविटेशन पुल इतने स्ट्रॉन्ग है कि वो चीज वहीं पर खड़ी है, ना इस साइड जा रही है ना इस साइड जा रही है। तो ये हमारा लैग्रांज पॉइंट कहलाता है L1। अब यहाँ पर जब वो स्थिर है तो इजीली सारी चीजों को ऑब्जर्व कर सकता है, कोई भी उसको दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर एक जो होता है वो पृथ्वी के पीछे से होता है। अगर हमको डार्क साइड अगर जाना हो, हमको डार्क साइड के बारे में थोड़ा सा सर्च करना हो तो हम इस L2 पॉइंट के बारे में बात करेंगे। L3 पॉइंट के बारे में सन के जस्ट सामने होता है तो रोशनी बहुत ज्यादा होती है, तो यहाँ पर इजीली कोई भी प्रैक्टिकल चीज हम परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। और जो L4 और L5 होते हैं, देख लीजिए दोनों के जो एंगल बन रहे हैं बिल्कुल सेम बन रहे हैं। सेम एंगल बनने के कारण इनकी पोजीशन जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन L4 और L5 पर अभी ज्यादा काम नहीं किया गया है। ये ध्यान रखेंगे। जो हमारा जेम्स वेब टेलीस्कोप है, जेम्स वेब टेलीस्कोप है, वो यहाँ पर आपको L2 पॉइंट पर ही देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है जिसको कि आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा मैं एक चीज आपको और बताना चाहूंगी कि नासा का भी एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है जिसका नाम है डार्ट क्रैश। इसे भी थोड़ा सा पढ़ लेंगे आप लोग। बेसिकली होता क्या है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि जैसे कि सन है, सन के ऑर्बिट में क्या है, अर्थ, यहाँ पर अर्थ का ऑर्बिट है। मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पर एक एस्टेरॉइड भी यहाँ पर एक एस्टेरॉइड भी घूम रहा है। तो उस एस्टेरॉइड का भी एक इस तरह से सर्कल बन रहा है। अब ये एस्टेरॉइड का सर्कल बन रहा है तो हो सकता है, देखिए इसकी ऑर्बिट और अर्थ का इसका ऑर्बिट जो था और अर्थ का जो ऑर्बिट था वो एक दूसरे के बहुत नजदीक आ जाए। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये एक दूसरे के बहुत नजदीक आ जाए। तो नजदीक अगर आ जाते हैं तो क्या होता है, तो ये बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। एस्टेरॉइड पृथ्वी की तरफ आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर उसका जो बेसिकली जो डायमीटर होता है वो 150 मीटर्स का अगर डायमीटर इससे ज्यादा रहता है तो हमको कोई दिक्कत नहीं रहती, लेकिन अगर उससे कम का डायमीटर हो जाता है तो यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक हो जाता है कि वो हो सकता है यहाँ पर आ सकता है। ठीक है, तो ये खतरा बना हुआ रहता है। तो यहाँ पर क्या किया जाता है कि जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि एक रोड है, उस रोड से दो गाड़ियां जा रही हैं। अब रोड बहुत सकरी है तो क्या होता है, दोनों गाड़ी बिल्कुल सट के निकलती है, थोड़ा बहुत एक दूसरे को धक्का लग जाता है। तो वो जो धक्का लगता है उससे एक गाड़ी थोड़ा सा अपना जगह चेंज कर लेती है। तो सेम चीज यहाँ पर नासा डार्ट क्रैश के द्वारा किया जा रहा है कि डार्ट जैसे हम फेंकते हैं तो डार्ट जैसी कुछ चीज यहाँ पर इसमें टकराएगी एस्टेरॉइड से, और एस्टेरॉइड हल्का सा टकराकर अपनी जगह परिवर्तित कर लेगा। तो ये थोड़ा सा यहाँ मूव कर जाएगा, तो इसके कारण इसका जो ऑर्बिट है वो थोड़ा सा पृथ्वी से दूर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का ये मिशन है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, नासा का डार्ट मिशन। ठीक, नेक्स्ट लैग्रांजियन पॉइंट्स के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है, कहाँ कहाँ आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है ना, देख लीजिए। L1 मेंटेन स्टेबल पोजीशन रिलेटेड टू बोथ बॉडीज, जेम्स वेब टेलीस्कोप। L2 मिशन की बात अगर हम करेंगे तो ऑपोजिट साइड ऑफ अ स्मॉलर बॉडी L2 मैंने आपको बता दिया था। यहाँ पर आपको विकिंसन माइक्रोवेव एनिस्ट्रोपी प्रोब देखने के लिए मिलेगा। L1 पर ही जेम्स वेब है, ये ध्यान रखिएगा। L2 बोल दिया था मैंने, L1 पर ही है। L3, L4 और L5 जो है वो अदर लैग्रांजियन पॉइंट है जिसके बारे में भी बहुत ज्यादा जानकारी हमें देखने के लिए नहीं मिली है। नेक्स्ट वी हैव एस्टेरॉइड बेल्ट्स।
मैंने जैसे आपको अभी बताया था कि मार्स और जुपिटर के बीच में आपको एस्टेरॉइड बेल्ट देखने के लिए मिल जाएगा। 2.2 से 3.3 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होता है वो इनका होता है, याद रखना है आपको। सन से इतनी दूरी पर ये रहते हैं, ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद लार्जेस्ट एस्टेरॉइड्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सम ऑफ द लार्जेस्ट एस्टेरॉइड्स कौन कौन से हैं? एक सेरिस है, वेस्टा है, पैलस है। कभी कभी नाम पूछ लिए जाते हैं, किससे संबंध है पूछ लिया जाता है ना, ध्यान रखेंगे। सेरिस, वेस्टा एंड पैलस ये है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव कूपर बेल्ट। कूपर बेल्ट जैसे कि मैंने आपको बताया था हमारे कहना चाहिए सोलर सिस्टम में, जैसे कि सन है, उसके बाद यहाँ पर हमारे अलग अलग प्लैनेट्स हैं वो मूव कर रहे हैं। फिर उसके बाद आपको मार्स और जुपिटर के बीच में यहाँ पर देखने के लिए मिल गया एक बेल्ट, ये इस तरह से मार्स और जुपिटर के बीच में आपको एक बेल्ट देखने के लिए मिल गया। फिर बाकी के प्लैनेट्स हैं, बाकी के 4 प्लैनेट्स उसके बाद देखेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आपको देखने के लिए मिलेगा बिल्कुल बाहर, लास्ट वाला जो प्लैनेट है उसके बाहर जो आपको देखने के लिए मिल रहा है, दैट इज नोन एज कूपर बेल्ट। इसको ध्यान रखेंगे। कूपर बेल्ट इज लोकेटेड द आउटर रीजन ऑफ द सोलर सिस्टम बियॉन्ड द ऑर्बिट ऑफ अ नेपच्यून। नेपच्यून सबसे लास्ट है, नेपच्यून के बिल्कुल लास्ट में जो आपको देखने के लिए मिलेगा दैट इज नोन एज कूपर बेल्ट। कूपर बेल्ट के आगे भी आपको एक चीज देखने के लिए मिल जाती है, जैसे कि कूपर बेल्ट में इस तरह से कण है छोटे छोटे, इसके आगे भी आपको कुछ इस तरह से कण का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। ये वाले जो रहते हैं इनको हम बोलते हैं, इनका भी एक नाम रहता है, तो वो भी थोड़ा सा नाम अगर आप लोग पता कर लेंगे तो वो बहुत अच्छा होगा। तो इनको हम अगर मैं इसका सही नाम बोलूँ तो अभी आप कूपर बेल्ट के ही बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले, तब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। तो ये ध्यान रखेंगे जो कूपर बेल्ट होता है ये काय से बना होता है? डस्ट से बना होता है और इसकी टेल होती है। बोलते हैं कूपर बेल्ट की क्या एक ही कूपर बेल्ट जो एक टेल की फॉर्म में होता है, कॉमेट जो होता है वो टेल के फॉर्म में होता है ना, ये ध्यान रखना। कूपर बेल्ट अलग है, कॉमेट अलग है, और जो मैंने आपको ये बताया इसको हम कॉट बोलते हैं, याद रखना है आपको। OORT, ऑट क्लाउड, जो कूपर बेल्ट के बाहर रहता है ना, आउट ऑट क्लाउड कहते हैं, ये आप लोग ध्यान रखें, ठीक है ना। तो कूपर बेल्ट के आगे आपको ऑट क्लाउड देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। देख लीजिए। उसके बाद ये चंद्रशेखर लिमिट को तो मैंने आपको पढ़ा दिया था, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा जो आज का टॉपिक है वो खत्म हो गया है। यहाँ पर बेसिकली सोलर सिस्टम की कुछ बेसिक चीजें बची थी, वो आपको बताना थी। तो कूपर बेल्ट आप लोग ध्यान रखेंगे। अच्छा, कॉमेट मैंने शायद आप लोगों को पिछली क्लास में पढ़ा दिया था कि जो एक फ्रोजन बॉडी होती है जो सन से बहुत ज्यादा दूरी पर होती है, इसलिए फ्रोजन बॉडी कहते हैं हम उसको। और याद रखिएगा वो डस्ट से और आइस से तो बनी होती है, लेकिन उसमें 2 टेल्स होती हैं, वो मैंने आपको पढ़ाना भूल गई थी शायद, तो ध्यान रख लीजिएगा। 2 टेल्स होती हैं, किसकी? कॉमेट की, ठीक है ना। कूपर बेल्ट अलग है, कॉमेट अलग होते हैं, ये पता होना चाहिए आपको। और कूपर बेल्ट के बाद हमने कौन सा पढ़ा? ऊट क्लाउड करके आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ये भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके बाद एक कंसेप्ट आता है आर्टिफिशियल ग्रेविटी का, वो भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। आर्टिफिशियल, यहाँ पर करते हैं, आर्टिफिशियल ग्रेविटी। तो देखिए क्या होता है कि जब हम पृथ्वी पे ग्रेविटेशन फोर्स बहुत ज्यादा है, लेकिन हम जब स्पेस से जा रहे हैं तो वहां पर ग्रेविटेशन बाय द टाइम धीरे धीरे कम होने लगता है, और एक समय पर हमको बिल्कुल ग्रेविटेशन फोर्स वहां पर नहीं देखने के लिए मिलता है। तो इसी कारण से क्या होता है कि जो एस्ट्रोनॉमर्स रहते हैं वो वहां पर घूमते रहते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर ये कंसेप्ट लगाया गया है कि हम एक अपनी पृथ्वी पर भी एक ऐसा जोन बनाए जो आर्टिफिशियल ग्रेविटी जहाँ पर हो, ताकि इजीली यहाँ पर रह के भी हम अध्ययन कर सके चीज़ों का। कोई ज़रूरी नहीं है हमको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाकर ही चीज़ों का अध्ययन करना पड़े, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली और टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो वैसा ही कुछ स्ट्रक्चर जो स्पेस का है, वैसे ही कुछ हम आर्टिफिशियल ग्रेविटी वाला अपने यहाँ बनाकर रखें, ताकि हमारे लिए ईजी हो जाए सारा रिसर्च वर्क करना। तो अभी इस पे स्टिमुलेशंस बहुत सारे किए जा रहे हैं, बहुत सारे सिमुलेशंस परफॉर्म किए जा रहे हैं कि कैसे होगा क्या होगा। तो अभी ये बिल्कुल नया नया कंसेप्ट है, इसलिए थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए बेसिकली होता क्या है, तो इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए, चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। और पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज उन्हें एक बार जाकर देख लीजिए, आपके मार्क्स जरूर इंप्रूव होंगे। धन्यवाद।